ओके गाइस, लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 26। ठीक है, यह केस स्टडी बहुत ही अच्छी केस स्टडी लगी मुझे। ठीक है, ये जनरली अपना जो CFS करके चैप्टर आता है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उससे रिलेटेड केस स्टडी है और बहुत ही तगड़ी केस स्टडी है। ठीक है, तो मतलब इसके MCQ देखते हैं अपन। पहला MCQ देखते हैं। ठीक है, और जब आप देखोगे ना तो मतलब आप खुद ही बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को खुद को ऐसा लगा कि हाँ यार, लेवल है इसका। तो ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें ना मैं दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली 4 केस दे रखे हैं ना, A B C और D। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका पॉइंट पढ़ लेंगे अपन ऊपर आगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडरिंग द डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन CFS। ठीक है, अपन कंसिडर करते हैं जो डिस्क्लोजर अपन को एडिशनल इंफॉर्मेशन में देने पड़ते हैं CFS के एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन को देने पड़ते हैं डिस्क्लोजर, एज स्टेटेड इन पैरा ए ऑफ केस स्टडी। जो भी पैरा है, ए है उसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है अपन पहले पढ़ लेते हैं। द नोट्स टू अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट टू CFS additional information pertaining to holding company and its subsidiaries. It provide disclosure regarding percentage of consolidated net asset। ठीक है, मतलब consolidated net asset का परसेंटेज दिखाया, consolidated P&L का परसेंटेज दिखाया और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का परसेंटेज दिखाया है। ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है ना कि इस वर्डिंग का काफी महत्व है। टोटल, अरे गलत गलत गलत, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी इनको परसेंटेज दिखाया अलोंग विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट। अमाउंट भी दिखाया, परसेंटेज भी दिखाया, परसेंटेज के अंदर भी अपन ने शो किया और अमाउंट भी दिखाया है पर्टेनिंग टू होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरीज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड केस स्टडी है अपनी, मतलब क्वेश्चन है अपना। ठीक है, कंसिडरिंग डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर अपन कंसिडर करते हैं CFS के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, द सेट डिस्क्लोजर इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन along with respective amount pertaining to holding and subsidiary is also required। ठीक है, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। बाकी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। बी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है अपना आंसर। ठीक है, उसका अपन रीजन इसमें देख लेते हैं। एक्चुअली द सेट डिस्क्लोजर इज नॉट प्रॉपर एज परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम along with respective amount pertaining to holding company and its subsidiary company is also required। मतलब क्या है ना कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है ना, उसका जो रेस्पेक्टिव अमाउंट और उसका जो रेस्पेक्टिव परसेंटेज होता है along with pertaining to percentage of other comprehensive income along with their respective amount। जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होते हैं ना, सब अपनी होल्डिंग का और सब्सिडरी का, तो उसका रेस्पेक्टिव परसेंटेज OCI का और उसका रेस्पेक्टिव अमाउंट होल्डिंग का और सब्सिडरी का, वो रिक्वायर्ड होता है हमें CFS के अंदर दिखाना। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ऊपर दिखा तो रखा है, तो जब अपन ऊपर देखते हैं ना, तो ये ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का दिखाया है पैसा परसेंटेज, पर अपन को टोटल का नहीं दिखाना, अपन को हर होल्डिंग का और सब्सिडरी का अलग अलग दिखाना है। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, टोटल का नहीं दिखाना है। ठीक है, तो बस फर्स्ट वाले के अंदर मतलब काफी ज्यादा दिमाग लगाने के बाद में मुझे पता चला कि भैया टोटल और अदर का फर्क है। बाकी पता भी नहीं चल पा रहा था, बहुत बहुत देर तक मतलब मैं खुद ही सोच रहा था कि क्या ऐसा क्या हो गया कि बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ना, बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो अपन बी वाले के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वैसे भी अपने को क्या है ना कि बहुत बहुत माथाफोड़ी वाला काम है, वो समझ में ही नहीं आ पाएगा। इसके चक्कर में अपने बाकी के रह जाएंगे। ठीक है, तो अ, चलो के पहले बी वाला पढ़ ही लेते हैं एक्चुअली लिखा क्या है। इट इज नोटेड बाय हिम दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन फॉरेन सब्सिडरी इंक्लूडेड इन CFS आर ड्रॉन अप ऑन 31 मार्च 2023। देखो, ऑडिटर ने नोटिस किया है कि कोई एक फॉरेन सब्सिडरी थी अपनी कंपनी,
उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंक्लूड कर रखे हैं अपन ने सीएफएस के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने पड़ते हैं भाई, सब्सिडरी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इंक्लूड करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे ना फॉरेन कंपनी ने, वो बनाए थे 31 दिसंबर 2023 को, और अपन जो ऑडिट कर रहे हैं वो 31 मार्च 2024 की कर रहे हैं। अब ये क्या है ना कि दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का गैप है। इन अकॉर्डेंस विद लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ यूएस, इन्होंने बनाए भी यूएस के हिसाब से थे। ही फील्स it to be weird and it is of the view that consolidated financial group present a distorted picture। मतलब देखो जो ऑडिटर है ना फील्स कर रहा है कि भाई साहब ये जो अपन दिखा रहे हैं काफी वियर्ड लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, और वो मतलब बता रहा है कि जो सीएफएस के हिसाब से जो पिक्चर दिखनी चाहिए ना वो पिक्चर ढंग से नहीं दिख पा रही, डिसऑर्टेड हो रही है, मतलब गलत दिख रही है, फट रही है, ऐसा समझ लो, पिक्चर सही नहीं हो रही, क्लियर नहीं है ना। द मैनेजमेंट इट टर्न्स इन्फॉर्म हिम दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन सब्सिडरी टू 31 मार्च 2024। मैनेजमेंट बता रहा है कि भाई साहब प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा है हमारे लिए कि हम 31 मार्च 2024 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले पाए फॉरेन सब्सिडरी से। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं अपने केस के अंदर कि क्या क्या ऑप्शन अपने को अवेलेबल है। द ऑडिटर शुड इंसिस्ट फॉर ड्रॉइंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन सब्सिडरी टू 31 मार्च। द रीजन फॉर इम्प्रैक्टिकल मर एक्सक्यूज, देखो इन्होंने क्या द रीजन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इज मर एक्सक्यूज। देखो ऐसी बात है कि कहीं कहीं पे इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का जो रीजन है वो बराबर है ना यार। अब तुम ऐसे इसको मर एक्सक्यूज किसे बता रहे हो सकता है कि भाई जो सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी वो यूक्रेन में है। अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब भाई हम यूक्रेन जाए बम चला दिया हम मर गए, या फिर क्या मतलब क्या, या फिर जिस सिटी के अंदर वो कंपनी थी भैया वहां पे तो बमबारी चल रही है, अब वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठेंगे क्या? अपनी जान प्यारी नहीं क्या उन लोगों को भी? अपनी जान तो प्यारी है ना सबको। तो ठीक है ना, तो वो इसीलिए 31 मार्च 2024 के नहीं दे पा रहे हैं। तो अब अपन अपने पास क्या ऑप्शन है, मतलब मर एक्सक्यूज है लिखा हुआ है, इसकी वजह से अपना आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, द वोटर कैन एक्सेप्ट मैनेजमेंट वर्जन। ठीक है, एक्सेप्ट तो करेगा मैनेजमेंट का वर्जन, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी और चीजें। ठीक है, डी वाला द ऑडिटर शुड मॉडिफाई हिज ओपिनियन। देखो ऐसे केस में ना अपन डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर देते, अपन को क्या है ना कुछ कंसिडरेशन लेके चलने पड़ते हैं कि भैया यार ठीक है ना यार, कुछ इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है तो ऑडिटर को भी तो समझना चाहिए ना कि मैनेजमेंट की हालत क्या है। द ऑडिटर कैन एक्सेप्ट मैनेजमेंट वर्जन, मैनेजमेंट का वर्जन एक्सेप्ट कर लेगा, जैसा कि अपन ने बी में सही बता रहा था इसीलिए कि बी गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में हाउएवर इट इज हिज ड्यूटी टू वेरीफाई एडजस्टमेंट मेड फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। भैया ऑडिटर की ड्यूटी है कि कोई भी अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका जो एडजस्टमेंट है ना वो बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, और इवेंट अकरिंग बिटवीन 1 जनवरी 2024 टू 31 मार्च 2024। और जो भी इवेंट्स अगर हुए हैं उनका प्रॉपरली एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो बस ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट के वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा, और साथ ही साथ में क्या है ना कि वेरीफाई कर लेगा कि एडजस्टमेंट जो हुए और उनके जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो उनके जो एडजस्टमेंट हुए और उनका जो इफेक्ट है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन का या किसी इवेंट अग्रिंग इवेंट अगर हुआ है जो बिटवीन दिस डेज वो बराबर तो है ना। ऐसे बराबर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर बराबर नहीं हुआ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ तब वो जाके क्या कर देगा अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, वापिस अपन आ जाते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 23-24। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 23 गुडविल ऑफ ₹50 crore हैड अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एक इस साल में कोई एक सब्सिडरी अपन ने परचेस करी है, मतलब एक कोई कंपनी परचेस करी है तो हमें गुडविल मिली है 50 करोड़ की। ठीक है, गुडविल कोई अच्छी चीज नहीं होती है, गुडविल का मतलब कि अपन ने पैसा ज्यादा दिया है ठीक है चीज खरीदने के लिए और सामान कम मिला है। ठीक है, एंड देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन बैलेंस शीट डेट। सही बात है, अगर कोई बैलेंस शीट डेट पे कोई इम्पेयरमेंट नहीं है तो जो गुडविल एक्विजिशन पे आई थी वो गुडविल बैलेंस शीट डेट को भी ऐसी की ऐसी शो होगी, कोई इंपेयरमेंट नहीं है भैया, कोई मतलब वो अमोर्टाइजेशन नहीं लगाना रहता है इसमें, गुडविल ऐसी की ऐसी शो होती है ना परचेस गुडविल अपनी, तो 50 करोड़ बैलेंस शीट डेट को दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिसाइड एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिसाइड एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। भैया इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस मतलब
अंदर ही अंदर कोई लोन वगैरह दे रखा था या फिर क्रेडिट डेटर्स बन रखे थे। एंड दोस रिलेटेड टू हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बीइंग एडॉप्टेड बाय पेरेंट एंड सब्सिडरी। और भैया कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जिनकी वजह से हमें हार्मोनाइज करनी पड़ रही थी अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हमने वो भी कर लिया, इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो गलत किया गया, नहीं किया ना भैया। ये वाले जो ट्रांजेक्शन है इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन, ये अपन क्या है ना कि हर साल ही करते हैं, है ना। ये करंट पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं अपने। और ये जो गुडविल होता है ना, ये परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, इसमें सिर्फ इंपेयरमेंट की वजह से ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ये है ना, मतलब 10 साल बाद भी गुडविल एज की इसी से होगी अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन, कहाँ गया, ये रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल एंड अदर मैटर डिस्क्राइब्ड इन केस सिनेरियो। कौन सा सही है? गुडविल री गुडविल रिप्रेजेंट, अरे अरे आजा आजा, गुडविल रिप्रेजेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। देखो तो ये यहीं से गलत हो गया। गुडविल है ना, करंट पीरियड का कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं बताता है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट दिखाता है। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल, इंट्राग्रुप इंडेप्टनेस एंड दोस रिलेटिंग टू हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंट बीइंग आर एडोप्टेड बाय पेरेंट एंड सब्सिडियरी आर करंट पीरियड कंसोलिडेशन। देखो गुडविल करंट पीरियड नहीं है, मैंने अभी अभी आपको ऊपर वाले में बताया। तो अगर गुडविल करंट पीरियड नहीं है तो ये ऑप्शन ही गलत है अपना, ठीक है। डी वाला पढ़ लो। गुडविल एंड एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू हार्मोनाइज रिलेटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द पेरेंट परमानेंट कंसोलिडेशन। देखो देखो इन्होंने क्या बोला, देखो हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग एडॉप्टेड बाय पेरेंट्स एंड, और एडजस्टमेंट रिलेटेड। देखो ऐसा है कि जो हार्मोनाइज करते हैं ना अकाउंटिंग पॉलिसी, वो अपन को हर साल करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अपनी कंपनी जो है वो इंड एएस के हिसाब से चलती है और जो सब्सिडरी है वो एएस के हिसाब से चलती है। तो जब भी अपन एएस को इंड एएस में कंसोलिडेशन करने के लिए लाएंगे, सब्सिडरी का कंसोलिडेशन करेंगे, तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमको इंड एएस के हिसाब से बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, हर साल भाई अकाउंटिंग पॉलिसी वाला एडजस्टमेंट भी अपने को करना है। तो ये ना करंट पीरियड एडजस्टमेंट है, ये परमानेंट नहीं है ना। हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी वाला ये करंट है। तो फिर अपना ऑप्शन क्या बचता है? ये वाला एकदम, इसको हाईलाइट करते हैं। गुडविल रिप्रेजेंट परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सही बात है भैया, गुडविल परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को शो करता है। फिर क्या लिखा? एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस एंड दोस रिलेटिंग टू हार्मोनाइज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग एडॉप्टेड बाय पेरेंट एंड सब्सिडरी रिप्रेजेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सही बात है। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंसोलिडेशन, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट को, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन फोर्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एक्वायर्ड ऑन 15/6/23, ठीक है। तो अब डी वाला पढ़ लेते हैं। वैसे उसके अंदर कुछ नहीं, यही 2 लाइन लिख रखी है जो इसमें लिख रखी है। इट इज नोटिस्ड बाय हिम, ऑडिटर नोटिस करता है दैट वन ऑफ सब्सिडरी वाज एक्वायर्ड ऑन 15/6/23, 15/6/23 को एक सब्सिडरी एक्वायर्ड करी थी। और ठीक है, he is in the dilemma as regard to correctness of consolidation financial statement in group of financial statement, या करेक्टनेस। देखो ऐसा बात है कि ऐसी बात है कि अगर हम ना ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर यानी बीच में कहीं पे अगर अपन कंसोलिडेशन करते हैं, कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन नहीं करते, किसी कंपनी को एक्वायर्ड करते हैं, तो ठीक है, उस दिन से लेके जिस दिन एक्वायर किया उससे आगे का जो भी है ना वो सब अपन कंसोलिडेट कर देंगे, ठीक है। पीछे का नहीं करेंगे, आगे का करेंगे। जिस दिन से हमारा उस पर कंट्रोल आया है ना उस दिन से करेंगे, ठीक है। तो अब अपन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप समझ समझ जाओगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है? पढ़ो पढ़ो। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। देखो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपन ने है ना बीच में एक्वायर किया था, ठीक है। कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की वजह से नहीं होगा, ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द इनकम एक्सपेंस सब्सिडरी आर इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट फॉर द फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल ऑन सब्सिडरी, सही बात है। इनकम और एक्सपेंसेस चेक कर लेंगे सब्सिडरी की, जिस दिन से हमने इसमें गेन एक्वायर किया था, कंट्रोल एक्वायर किया था। फर्दर सच इनकम और एक्सपेंसेस, ये जो इनकम और एक्सपेंसेस आ रही है आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटी,
ये बेस्ड होगी ना उन असेट्स और लाइबिलिटी की जो जो भी वो भी तो अपन ने एक्वायर करी है, जो एक्वायर करी है, रिकॉग्नाइज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ए प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग डेट। अरे भैया नहीं, प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग डेट के असेट्स और लाइबिलिटी नहीं होने चाहिए, ये असेट और लाइबिलिटी भी उसी दिन के होने चाहिए ना जिस दिन एक्वायर किए थी। ठीक है, अब अपन डी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। दो ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडियरी आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फॉर द कंप्लीट सेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। देखो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात ही आ गई, मतलब गलत हो गया, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि अपन ने सब्सिडरी बीच में करी है एक्वायर्ड। अब अपना ऑप्शन एक ही बच जाता है जो कि आपको मालूम पड़ रहा होगा, राइट होगा। द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द इनकम एक्सपेंसेस सब्सिडी आर इंक्लूडेड इन सीएफएस फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी। ठीक बात है, जिस दिन से कंट्रोल किया है उस दिन से इनकम और एक्सपेंसेस को अपन कंसिडर करके चलेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे जो सीएफएस में आई है कि नहीं है। ठीक है, फर्दर सच इनकम एंड एक्सपेंस आर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन कंसोलिडेशन फाइनेंशियल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन डेट। जिस दिन ये असेट्स और लायबिलिटी दिख रहे थे अपने, उस दिन के इनकम और एक्सपेंसेस अपने को शो हो रहे होंगे ना, मतलब जो इनकम और एक्सपेंसेस अपन मान के चल रहे हैं ये किन की वजह से हो रहा है, कि कौन से एसेट्स और लायबिलिटी की वजह से हो रहा है, वो जो अपन ने एक्विजिशन डेट पे एक्वायर करी है एसेट्स और लायबिलिटी उसकी वजह से हो रहे हैं ये अपने को। ठीक है, तो अपन को उस दिन का देखना है, तो अपना ऑप्शन बनता है ए। मैं मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फोर्थ वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आ जाता है एज रिगार्ड टू कारो। एज रिगार्ड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। कौन सा इस पर लॉ है, तो देखो मैं ना अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको आंसर दिखा देता हूँ। रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सब्सिडरी टुगेदर विथ ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सब्सिडरी टुगेदर विथ पैराग्राफ नंबर। ठीक है, हमको डिटेल्स देनी है सब्सिडरी की और उसके पैराग्राफ नंबर की भी। ठीक है, पैरा नंबर की भी, सब्सिडरी और उसके पैरा नंबर अंडर कारो 2020 ऑफ ऑडिटर ऑफ सच कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कंटेनिंग क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क वुड सर्व द पर्पस। मतलब देखो हमारी इतनी सारी सब्सिडरीज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन सारी सब्सिडरीज ने जो कारो रिपोर्ट दी है उस कारो रिपोर्ट के अंदर अपन क्या बता देंगे कि जो भी कोई एडवर्स रिमार्क था या कोई क्वालिफिकेशन वाला रिमार्क था, तो वो हम बता देंगे कि भाई उनकी जो कारों की रिपोर्ट है उस कारों में कौन से पैरा के अंदर लिखा है ये। ठीक है, और ये बात हम अपनी कंपनी वालों को कहाँ दिखाएंगे, हम अपनी कंपनी वालों को अपनी कारों रिपोर्ट में दिखा देंगे ना। ठीक है, अपनी कारों रिपोर्ट कहाँ बनती है, देखो जब अपन कारों के क्लोजेस पढ़ते हैं तो कारों का सबसे लास्ट क्लोज, क्लोज नंबर 21। ठीक है, क्लोज नंबर 21 अपन कैसे लिखते हैं, एक्स एक्स आई। ठीक है, क्लोज नंबर 21 पैरा 3 ऑफ कारो 2020 ये होता है सीएफएस के ऊपर, और सीएफएस के अंदर फिर अपन यही बताते हैं कि जो कारो की जो रिपोर्ट गई है सब्सिडरीज कंपनी की, ठीक है, उससे उसमें अगर कोई एडवर्स या फिर क्वालिफिकेशन वाला रिमार्क था तो वो अपन इसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया आपको और आप अच्छे से समझ पाए हो। ठीक है, कहाँ गया कर्सर, ठीक है ये आ गया कर्सर। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी, और ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, अच्छा लगे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ठीक है, वो मेरा एक बाय डिफॉल्ट ऐसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम बार बार बोलते हैं ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ सिंपल है, सब कुछ हो जाएगा, तो क्या है ना कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो इसलिए क्या मैं बार बार बोलता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। डोंट टेक टू मच टेंशन। ठीक है, टेंशन लेके क्या ही हो जाएगा, कुछ अच्छा तो होगा नहीं, टेंशन लेंगे और फालतू मतलब ऐसे डिप्रेशन में जाएंगे, इससे अच्छा तो क्या टेंशन ही नहीं लेते हैं, एकदम बिल्कुल अपना काम करते चलो, डू यूर वर्क। ठीक है, वर्क वर्क विल पे यू। ठीक है, तुम अपना काम करो, काम तुमको वापस कुछ ना कुछ रिवार्ड दे देगा। अब तुम्हें पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि तुमने आज कोई अच्छा काम किया, आज से 4 साल बाद 5 साल बाद तुमको रिवार्ड मिल रहा हो उसका, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई तुमने उस टाइम अच्छा काम किया था, उसका रिवार्ड मिला है तुम्हें आज। ठीक है, तो क्या है ना, तुम अपना एक काम करते चलो, हो सकता है कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम करो रिजल्ट नहीं आता है, भाई रिजल्ट आ जाएगा, इस बार नहीं आएगा नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, अरे चलो छोड़ो, मान लो अगर तुमने ड्रॉप ही कर दिया ना,
तो ड्रॉप करने के बाद भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो डोंट थिंक टू मच अबाउट नेगेटिविटी, कंसिडर ओनली पॉजिटिव थिंग्स, डोंट कंसिडर नेगेटिव। ओके, तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।